अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर 9th क्लास की बायोलॉजी का। सेकंड चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक है मेरे पास और इसका सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, सॉल्व हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इज़ द बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस करी है तो हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। और इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें प्रॉपर एक मेथड प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू हम इन सब स्टेप्स के थ्रू गुजर कर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हर प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आपको घर में कोई प्रॉब्लम है या आपके घर की कोई मशीन ख़राब हो गई है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप वो उठाकर बायोलॉजिस्ट के पास नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम शुड बी बायोलॉजिकल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो होती है जो हमें लिविंग थिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, लाइक आज जैसे आपकी बुक में मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है। मलेरिया जब स्टार्ट में आया था तो बहुत सारे लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी। लाइक अभी तो मलेरिया बहुत नॉर्मल सी चीज़ ली जाती है क्योंकि इसके लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं। पहले लोगों को बुखार होता था, जब मलेरिया स्टार्ट में आया था तो बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी। लाइक अभी जैसे कोविड रिसेंटली गुजरा है तो कोविड में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो मलेरिया भी इसी तरह जब स्टार्ट में आया था तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, मलेरिया लिविंग थिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ह्यूमंस की डेथ होना शुरू हो गई थी, लोगों को बुखार होता था और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। अब मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको बायोलॉजिस्ट ने प्रॉपर बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire। अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम जो बायोलॉजी से रिलेटेड है अगर वो फेस करनी पड़ी है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट ने हमें कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इन सब स्टेप्स वन बाय वन हम इन स्टेप में से गुजरेंगे, तब हम जाके एक प्रॉब्लम का जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास एक प्रॉपर और एक प्योर सॉल्यूशन होती है जिसे हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे मलेरिया था, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इसकी मेडिसिन डिस्कवर हुई जो कि इसका हमारे पास एक प्योर सॉल्यूशन था। जो इसके एंड रिज़ल्ट हमने बायोलॉजिकल स्टेप्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किए और जो एंड हमारे पास रिज़ल्ट आया उससे सिर्फ उन साइंटिस्ट को फ़ायदा नहीं हुआ जिन्होंने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, जो एंड हमारे पास उसकी वैक्सीन या उसकी जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं या जो उस टाइम मेडिसिन बनाई गई वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने उसको यूज़ किया, या के लिए भी वो यूज़ हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुजरते हैं। सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है या जो हमें प्रॉब्लम हो रही है ये बायोलॉजिकल है भी या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लाजमी और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, कोई घर में कोई इशू हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। सबसे पहले हमने रिकग्नाइज़ किया, लाइक जैसे आपकी बुक में मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है तो मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो रिकग्नाइज्ड हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि मलेरिया एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मलेरिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे? हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, अब 5 सेंसेस के थ्रू हमने ऑब्जर्वेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव
क्वालिटी से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी को बताएंगे, जैसे कि एग्जांपल में है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कूल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम बता रहे हैं उसकी क्वालिटी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत कूलर है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला वो वर्ड है, ठीक है, मिकदार। तो क्वांटिटी में हम क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, हम इसमें क्वांटिटी को बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। क्वालिटी में हम मयार की बात करते हैं और क्वांटिटी में हम उसके मिकदार की बात करते हैं कि क्या है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे जो बेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, जो हमें नेक्स्ट स्टेप्स में फॉलो करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है, या ज़्यादा जो ऑथेंटिक और गुड होती है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, जैसे हमें मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसको हमने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की, जैसे मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम कनेक्शंस। मलेरिया और मार्शी एरिया वो होते हैं जहाँ पर प्लांट्स हो और पानी भी हो, ठीक है, तो वो मार्शी एरियाज़ कहलाते हैं। तो हमने एक ये ऑब्ज़र्व किया अपने सेंसेस को यूज़ करके कि मलेरिया और मार्शी एरिया का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। जो लोग मार्शी एरिया के पास रहते थे उनमें मलेरिया ज़्यादा हो रहा था, तो हमने ऑब्ज़र्व क्या किया, या हमारी ऑब्ज़र्वेशन एक क्या थी, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम कनेक्शंस, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लाज्मोडियम सीम्स इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट। अब जो ब्लड के पेशेंट्स का ब्लड आ रहा था हमारे पास, उन सब के ब्लड्स में मोस्टली प्लाज्मोडियम अपीयर हो रहे थे, ठीक है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, प्लाज्मोडियम सीम इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और वो है हाइपोथेसिस। हम एक स्टेटमेंट राइट करते हैं जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव कहते हैं अनकन्फर्म्ड को, ठीक है। ये 100% श्योर नहीं होता कि जो हमने हाइपोथेसिस को राइट किया है वो 100% ट्रू है, ठीक है। ये रॉन्ग भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है, ठीक है। 100% ट्रू भी हो सकती है, 100% रॉन्ग भी हो सकती है। ये हम तब कंफर्म करेंगे, या हमें ये कंफर्म तब होगा जब हम एक्सपेरिमेंट के स्टेप से गुजरेंगे। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमने अभी सिर्फ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक स्टेटमेंट राइट की, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी जो हमने ऑब्जर्व किया और जो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट राइट की, इन सब से हमने एक ऐसी स्टेटमेंट निकालनी है जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा है। अब हाइपोथेसिस हम राइट करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इट शुड बी सिंपल स्टेटमेंट। हमारे पास जो हम हाइपोथेसिस राइट करें ये एक सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, शुड एग्री विद ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने ऑब्जर्वेशन कुछ और की है और हम जो हाइपोथेसिस राइट कर रहे हैं वो हम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपके पास 2 डिजीज़ हैं, मलेरिया है, हाइपोथेसिस आपने मलेरिया को भी ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस उसको कोविड को भी ऑब्ज़र्व किया, लेकिन हाइपोथेसिस को राइट करते हुए आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो कि कोविड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को राइट करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इट शुड एग्री विद ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया उसके साथ भी ये एग्री करनी चाहिए। शुड बी टेस्टेबल, इसके 4 फीचर्स जो हैं वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखने हैं हाइपोथेसिस को राइट करते हुए, कि ये टेस्टेबल भी होनी चाहिए। हमने एक ऐसी स्टेटमेंट राइट करनी है जो टेस्टेबल भी हो, ठीक है, जिसको हम टेस्ट भी कर सकें। लाइक जैसे आपकी बुक में हाइपोथेसिस राइट हुई हुई है मलेरिया को लेकर, प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। अब जब ऑब्जर्वेशन हो गई तो हमने हाइपोथेसिस को राइट किया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सिंपल है, टेंटेटिव आइडिया, ये ट्रू, इसको हम ट्रू नहीं कह सकते थे उस टाइम में कि ये 100% ट्रू है। ये ट्रू तब हुई जब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है।
ये एक तो सिंपल है, दूसरा टेंटेटिव आइडिया है, ये ऑब्जर्वेशन के साथ भी मैच कर रही है, और ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये टेस्टेबल है, इसको हम टेस्ट इजीली कर सकते हैं कि ये अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट, स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी गुजारें, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये हम इसको एक्सपेरिमेंट में से भी गुजार सकते हैं कि हम बहुत सारे पेशेंट का ब्लड लेकर उसमें प्लाज्मोडियम को चेक कर सकते हैं कि प्लाज्मोडियम है, यानी हमने जो हाइपोथेसिस राइट की है वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो ये आज हमने आज 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड लास्ट वाले जो 4 पार्ट्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, होप सो आपको ये 3 स्टेप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब